गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वीबीटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। वीबीटी का मतलब क्या है? इसमें हम लोग स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए बच्चा। वैलेंस, ठीक है। वैलेंस का मतलब क्या है बच्चा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसी भी वैलेंस से, यानी कि लास्ट सबशेल के अंदर, ठीक है ना। कोई भी आपका एटम है, और कोई भी एटम कौन सा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। हम उसी को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और हम ये चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही जो लास्ट सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि डी सबशेल ही लास्ट सबशेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं बेटा, एक होता है वैलेंस, एक होता है वैलेंसी। वैलेंस का मतलब होता है, सपोज कीजिए किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन है D8, ठीक है। तो D8 का मतलब क्या हुआ? D8 का मतलब हुआ कि उसके लास्ट सबशेल में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि लास्ट सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज़्यादा है उसके पास, जिसकी वजह से लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि डोनेशन होगा और एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 2 अगर इसे कहीं से मिल जाए तो इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई 2। ये डिफरेंस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में। तो हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे इस वीबीटी के अंदर, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे। हमें इस वैलेंसी से कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब बॉन्ड का क्या मतलब है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड बनाएंगे किसी न किसी के साथ। तो उसी बॉन्डिंग को हमें स्टडी करना है अपनी इस थ्योरी के अंदर। कौन बॉन्डिंग की, किसकी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं? वो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने वाले हैं। किसके साथ? आपके लिगेंड्स के साथ। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपके सेंट्रल मेटल के पास। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है वीबीटी का मतलब, जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसके अंदर की बातों को स्टडी करने से पहले, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखिए इस वीबीटी के अंदर हम ना कुछ शेप्स, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ ज्योमेट्रीज को हम लोग स्टडी करेंगे बच्चा, ठीक है। वीबीटी एक्चुअली जब देखो ना, आप खुद सोच के देखो, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे, है ना, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड की वजह से कोई ना कोई शेप या स्ट्रक्चर बनने वाला है ना, बनने वाला है। और आपने एक टर्म स्टडी किया होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। 11th क्लास में आपने स्टडी किया होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या है? सपोज कीजिए फॉर अ बेसिक एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल आई एम टेकिंग ऑफ CH4 बेटा। कार्बन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज 6। कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p2, हो गया ना, 2 4 and 6, ओके। H हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? इट इज 1s1, ओके। कितने हाइड्रोजन है एक कार्बन के पास? 4 हाइड्रोजन है एक कार्बन के पास, ठीक है। तो जो एक कार्बन है उसके पास लास्ट सबशेल में 2p2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक हाइड्रोजन आया 1s1 के साथ, एक और हाइड्रोजन आया 1s1 के साथ, एक और हाइड्रोजन आया 1s1 के साथ, एक और हाइड्रोजन आया 1s1 के साथ। क्यों आए इतने सारे हाइड्रोजन्स? क्योंकि इस p सबशेल में जो कि कार्बन का है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 2। इसे फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अभी? 1 2 3 and 4। क्यों? उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी चाहिए, तो इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए ये 4 हाइड्रोजन आए हैं। आया समझ में? क्यों 4 हाइड्रोजन आते हैं? दोबारा समझिए बच्चा। देखिए कार्बन के पास 2p2 लास्ट सबशेल है, इतना समझ में आया। 2p2 का मतलब क्या है? p को देखिए खाली, p में 3 सबशेल्स 3 ऑर्बिटल्स होते हैं,
ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ओनली, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। इसे अगर पूरे के पूरे, क्योंकि एक p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 होने चाहिए, बट यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, अभी 4 की कमी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 4 हाइड्रोजन ही तो आएंगे उसके पास, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो एक ही दे सकता है ना, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ये फिलिंग होती है। यहाँ पर किस तरह से फिलिंग होती है अब आप समझो। एक हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो यहाँ पे आ गया। एक और हाइड्रोजन आया, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। एक और आया, उसका यहाँ पे आ गया। एक और आया, उसका यहाँ पे आ गया। आया समझ में? ठीक है। अब ये हुआ कैसे? आपने देखा कि कार्बन के पास तो p सब शेल था जो कि डंबल शेप का होता है, हाइड्रोजन के पास s सब शेल था जो कि स्फेयर शेप का होता है ना, स्फेयर शेप का होता है। तो इनकी आपस में इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, इन सब शेल्स की इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। इसे बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसे बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। इन ओवरलैपिंग्स की वजह से आपके ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इन्हीं ऑर्बिटल की फॉर्मेशन की वजह से हम एक टर्म बोलते हैं, फिनोमिनन का नाम दिया है हम लोगों ने, एक प्रोसेस का नाम दिया है हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है उसे हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। आगे समझ में, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो इस वीबीटी के अंदर हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन को भी स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके बनने वाले हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास सबसे बेसिक जो यहाँ पे आपको लोवेस्ट हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगी वो है आपकी sp3। और आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो कि अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी dsp2। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा। कैसे? अभी हम कॉम्प्लेक्सिस को स्टडी करेंगे पूरा डीप में, तो आपको समझ में आएगा। इट इज स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर है आपका sp3d। ये कौन सी होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसके बाद होगा आपका sp3d2। इसमें होगा आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। एंड सिमिलरली इन d2sp3, ठीक है, इसमें भी आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। अब आपको होगा मैम ये तो सेम टू सेम लग रहे हैं हमें ये दोनों तो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे d2 बाद में है, d2 पहले है। अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको 2 तरह के लिगेंड्स पढ़ाऊंगी अभी। एक होंगे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और एक होंगे आपके वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, ये जो D2 बाद में जो आया है ये आया है वीक फील्ड लिगेंड की वजह से, और जो D2 पहले आया है ये आया है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। आया समझ में? ठीक है, चलिए, अभी समझ में ढंग से नहीं आया होगा, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन वीबीटी में करना क्या है, पढ़ना क्या है, वो आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, हम लोग बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं सबसे पहले वीबीटी का, दैट इज CONH3 पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है, आपका एक बेसिक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। सबसे पहले इसके अंदर आपको सेंट्रल मेटल को पहचानना आना चाहिए, यानी कि जिससे सबने बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन है वो? ठीक है, आपका कोबाल्ट, CO आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। NH3 ने 6NH3 ने आके इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। किस तरह से बॉन्ड बनता है? इस तरह से। ठीक है, ये आपके देखो 4NH3 आ गए। ये 4NH3 कैसे आए हैं? ये आए हैं आपके प्लेन में, ये आपके सिंगल प्लेन में है, जैसे कि पेपर होता है आपका, पेपर की तरह ये जमीन पर पड़े हुए हैं। ठीक है, और एक होता है आपका ऊपर की तरफ अपर प्लेन में, एक होता है डाउन द प्लेन। ठीक है, यस, तो ये है आपका NH3 और NH3। तो इस तरह जो ये स्ट्रक्चर जो बना आपका, इट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टा से कंफ्यूज मत होना कि 8 मतलब होता है, नहीं, यहाँ पे 6 मतलब होता है आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के चैप्टर के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, आपने देखा स्ट्रक्चर कैसे बना, क्या बना, बट अब देखो तो सही, पूरा जो करके दिखाना है आपको एग्जाम में वो आपको सीखना है बच्चा। ठीक है, जो एग्जाम में आपको करना है। देखिए बच्चा, आपने सेंट्रल एटम को पहचान लिया, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए।
आपको मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कराए थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे, तभी आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27। ठीक है, अब 27 एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको आनी चाहिए। मैंने सिखाया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कि स्टार्टिंग में जो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम आर्गन को डोनेट कर देते हैं, पूरे के पूरे आर्गन की जगह उसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं। बाकी कितने बचे आपके पास? 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को आपको 3D और 4s में फिल करना है। तो कैसे फिल आप लोग करते हो? 3D 7 4s2 ऐसे फिल करते हो। तो यह है कॉन्फ़िगरेशन किसकी? आपकी। ठीक है बच्चा, ये होगी कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट की। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का, देखो फर्स्ट स्टेप था आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सेकंड स्टेप है बच्चा आपको इस कोबाल्ट की जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे? जब आपको लिगेंड्स के ऊपर चार्ज पता होगा। अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल कॉम्पाउंड होता है बच्चा। ठीक है, जब न्यूट्रल कॉम्पाउंड है तो कोबाल्ट का तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको एक्स एज्यूम करोगे, x + 6 × 0। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास? कॉन्फ़िगरेशन सॉरी, आपको ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दे रखा है, दैट इज 3। वो आप यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या आ गया? x = 3, यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया कोबाल्ट का। ठीक है, अब जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है अब ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग। विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग क्या कॉन्फ़िगरेशन थी बच्चा? 3D 4s, इट वॉज 3D 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन जब कोबाल्ट हमें पता चल गया कि +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा? आपको मैंने बताया था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलते हैं? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं आपके 4s से। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। यहाँ तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा आपका, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका यहाँ से। तो कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ भी तो है ना, आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने दे दिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी 3D 6 4s 0। ठीक है बच्चा, क्योंकि आपने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे फिल किया था ना बेटा, तो वहीं से तो निकलेगा ना आपका। यहाँ से तो कभी इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, चलिए आपको इतना समझ में आ गया बेटा। अब देखिए बेटा, अब जब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया कोबाल्ट 3+ का, अब नंबर आता है इन लीगेंड का, क्योंकि जब लीगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आए हैं, जो ये लीगेंड आते हैं बेटा, ये लीगेंड आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है ना, कोबाल्ट से इनको बॉन्ड बनाना है। अब देखो क्योंकि 6 अमोनिया आपके पास है, तो आप देखो आपके पास सबसे पहले अब आपको क्या पता करना है कि आपको जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या फिर वीक फील्ड लीगेंड है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनिल, साइनाइड, ठीक है, और आपका अमोनिया, ठीक है, ये आपके आते हैं वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो, पेज नंबर 132 पे है बेटा, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोनिल आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उससे कम होता है साइनाइड, और उससे कम होता है आपका अमोनिया। जो इंपॉर्टेंट है वही लर्न करने हैं। और जो आपके वाटर होता है, वाटर आता है इन बिटवीन, और सबसे कम वाले में आते हैं आपके हैलोजेंस। सारे जितने भी हैलाइड्स हैं वो सारे आपके वीक लिगेंड्स होते हैं। तो हमारे पास तो अमोनिया है, तो अमोनिया किस लिगेंड में आता है बच्चा? किस कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता क्या है, हमने क्यों पता किया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा? इसको पता करने का रीज़न है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं बेटा, ये करा देते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। क्या करा देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं। ठीक है, और जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवा पाते क्योंकि वो वीक है, उनमें ताकत ही नहीं है इतनी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ताकत होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते हैं। अब देखो पेयरिंग कैसे होगी बच्चा? अब देखो आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, है ना, तो क्या हो सकता है
कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ तो पेयर बना हुआ है, ठीक है ना, अगर ये वाले अकेले हैं, ये चारों अकेले हैं, ठीक है ना, अगर ये चारों आपस में पेयरिंग कर ले तो क्या होगा, ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए, तो ये क्या होगा बच्चा, इनके पेयर बन गए। किसकी वजह से हुआ, ये अमोनिया की वजह से हुआ, क्योंकि अमोनिया क्या था, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पहले से एक पेयर था, एक पेयर बन गया और एक और पेयर बन गया, तो ये आपके पास बच गए बाकी खाली, ये आपके पास बच गए बाकी खाली। इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो अमोनिया आएगा, अमोनिया ने अपना काम तो कर दिया, उसने अपने लिए जगह बना ली, उसने पेयरिंग करवा दी और जगह बना ली, है ना। अब देखो जब जगह बना ली इसने, तो ये क्या करेगा, 6 अमोनिया आएंगे, तो एक पेयर यहाँ पे आएगा अमोनिया का, सेकंड पेयर यहाँ पे आएगा, थर्ड पेयर यहाँ पे आएगा, बाकी 3 पेयर कहाँ पे जाएंगे, आपके 4p सब शेल के अंदर, ठीक है। 1 2 3 पेयर्स हो गए, 4th पेयर, 5th पेयर एंड 6th पेयर, ठीक है। अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, जो आपने ये पेयरिंग बाद में की है, जो लिगेंड की फिलिंग आपने की है, ये लिगेंड की फिलिंग हाइब्रिडाइजेशन बनाती है। 3D में कितने पेयर फिल किए आपने, 2 पेयर फिल किए। 4s में कितने पेयर फिल किए आपने, 1 पेयर फिल किए। 4p में कितने पेयर फिल किए आपने, 3 पेयर फिल किए। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई, D2sp3, ये हो गई आपकी इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, जो किस वजह से आई, आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से आई, क्योंकि उसने पेयरिंग करवाई और फिर अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को फिल किया जहां पे वैकेंट स्पेस था, जहां पे खाली स्पेस था। तो उन खाली स्पेसिस में जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वही आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। D2sp3 पेयर भरते हैं, एक में एक पेयर भरा जाता है, आगे समझ में, ठीक है। चलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया। अब इसी हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है बच्चा, अभी देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था D2sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या स्ट्रक्चर होगा आपका, आपका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, बताया था मैंने, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। तो मैंने कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना के आपको स्टार्टिंग में दिखा भी दिया था किस तरह से बनता है। यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे 4 अमोनिया है और एक अपस्पिन एक अबव द प्लेन एंड डाउन द प्लेन, ठीक है। इस तरह से आपका ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, समझ में आ गया। अब देखो कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो इसने कहाँ पे फिलिंग कराई, डी सबशेल के अंदर, यानी कि अंदर आके फिलिंग कराई, तो इनको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्सेस। किनको बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बोलोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर इनर कॉम्प्लेक्स, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर इनर कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि जो आपके ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये लो स्पिन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, पेयरिंग हो गई, जब पेयरिंग होगी तो स्पिन तो कम हो गई, इनकी स्पिन लो हो गई क्योंकि सारे सारे पेयर्ड हो गए, तो इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड कम हो जाएगी, अब इनकी स्पिन लो हो जाएगी क्योंकि सारे पेयर्ड हो गए, तो इन्हें बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एक बात और पूछी जाती है आपसे कि इनका मैग्नेटिक नेचर क्या है, तो मैग्नेटिक नेचर कैसे बताओगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हो गए सारे के सारे, तो आपका कौन सा नेचर होता है, तो ये कहलाते हैं डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाते हैं तो, यानी कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो क्या कहलाता है, दैट इज पैरामैग्नेटिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, क्योंकि सारे ही आपको पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। आगे समझ में बच्चा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए बोले तो वो भी आप निकाल सकते हो, दैट इज फॉर्मूला है आपका स्क्वायर रूट ऑफ n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n क्या होता है आपका, n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि आप n की जगह क्या भरोगे, 0। समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता चल गया है, समझ में आ गया है कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम हर कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, ठीक है बच्चा। अगर आपको और एग्जाम्पल समझने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा बेटा, मैं उसके लिए आपके लिए डिफरेंट वीडियोस क्रिएट कर दूंगी, ठीक है।
क्योंकि इतना काफ़ी होता है हमें इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि अगर एक दो एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो और अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी बुक्स के लिंक शेयर किए हैं बेटा, ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस मेरी वीडियोज़ के साथ साथ आपके लिए बुक्स को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बच्चा, टिल देन थैंक यू, बाय।